वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने सिलेबस देखा था पेपर 1 टू पेपर 7, पेपर 1 टू पेपर 7 that is essays and GS 1, 2, 3, 4 and then optional paper 1 and paper 2. तो ये सारे हमने इसका डिटेल सिलेबस देखा था। मैंने हिस्ट्री का ऑप्शनल डिटेल में समझाया था, डिटेल में नहीं समझाया था, हमने बस उसका ओवरव्यू देखा था क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसे यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिए एंड आपका जो भी ऑप्शनल है उससे रिलेटेड आपका जो भी सिलेबस है उसे एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी पढ़ोगे आपको अपना सिलेबस अपने साथ रखना है। नाउ नेक्स्ट let's look at the book list that is required for us during our whole preparation of PM means. So first इस हिस्ट्री देखो, आप जब भी बुक लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो हमें जो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है उसके लिए सबसे ज़्यादा एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर भले ही स्टैंडर्ड बुक्स ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे? अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटीज कोई भी सब्जेक्ट हो आपको एनसीईआरटीज पढ़ना ही पढ़ना है। सो स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, ये आपका जीएस 1 में आएगा। ओके, जनरल स्टडीज 1। सो हिस्ट्री में हमें पहले तो एनसीईआरटीज कवर करना है। अब एनसीईआरटीज कौन से कवर करना है? अगर आपको बिल्कुल ही कुछ भी हिस्ट्री नहीं पता तो आप 6, 7, 8 ये एनसीईआरटीज कवर कर सकते हो जिसमें है आवर पास्ट वन। ठीक है, इसमें अपने इंडिया के पास्ट के बारे में दिया गया है। एंड 9th एंड 10th की एनसीईआरटी दैट इज इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, इसमें मॉडर्न इंडिया का पार्ट है एंड इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट कवर हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगा। तो ये 9th और 10th मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जैसे कि उसमें कवर होएगा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, जो कुछ भी उसमें है वो सब कवर हो जाएगा। एंड 11th एंड 12th, यस, these two NCERT 11th एंड 12th थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 इसके 3 पार्ट्स है। एंड 12th की जो एनसीईआरटी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसके भी 3 पार्ट्स है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है जो 12th की एनसीईआरटी है ये आपका एंशिएंट एंड मेडिवल का पूरा पोर्शन कवर करेगा। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। ओके, सो ये दोनों बुक्स आपके जीएस 1 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके जीएस 1 में एंशिएंट एंड मेडिवल से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेंस पे। एंड उसके साथ साथ इसमें इस बुक से आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेडिवल से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सब आपका इसी में से कवर हो जाएगा। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको हिस्ट्री के लिए कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस ये एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए एंड ये जो सारे बुक्स है ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। आप प्रीलिम्स के लिए भी यही बुक्स रेफर करें। प्रीलिम्स के लिए हमको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स का जितना भी पोर्शन है आप जैसे मेंस की तैयारी करोगे उसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। बस उसमें डिफरेंस इतना है कि मेंस में हमें आंसर राइटिंग करना पड़ता है। ठीक है, एंड प्रीलिम्स में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। ओके, तो दिस वाज इट अबाउट हिस्ट्री, कि हमें पता रहे कि हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है एंड आपके जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसे बस आपको अंडरलाइन करके रख देना है, बाद में उसका बार बार रिवीजन करना है। दैट्स इट। प्रीलिम्स का आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप मेंस का प्रिपेयर करोगे उसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। नाउ इफ टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, जिनका जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उन्हें स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज वेरी मस्ट, इसमें आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए ऐसी कोई बुक है ही नहीं। ठीक है, मतलब एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पास स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। मैं पर्सनली स्पेक्ट्रम ही प्रेफर करती हूँ। बाकी और भी बुक्स है, जिसे जो बुक प्रेफर करना है वो रेफर करना है वो कर सकते हैं, बट मैं स्पेक्ट्रम फॉलो करती हूँ। देन
GS 1 के लिए आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है, ठीक है, जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी, तो उसमें भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बाकी आपको दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 6th की एनसीईआरटी द अर्थ एंड आवर हैबिटेट, क्लास 7th की आर एनवायरनमेंट, क्लास 8th की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 9th कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, क्लास 10 कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। एंड देन अगर आपका बेस थोड़ा बहुत ठीक है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट आपको ये कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 दैट इज 9th एंड 10th का पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी, ठीक है। उसी के साथ साथ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज क्लास 11th की एनसीईआरटी, एंड क्लास 11th की एक और एनसीईआरटी है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लास 11th की दो एनसीईआरटी है, क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। वैसे ही क्लास 12th एनसीईआरटी की भी ज्योग्राफी की दो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये 4 मैंडेटरी है, ओके। ये 4 11th के दोनों पार्ट्स एंड 12th के दोनों पार्ट्स प्लस दिस, बस आप इतना पोर्शन, अगर आपका इतनी बुक्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको जीएस के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीसी लियोंग लेके मत बैठिए, मतलब आप सोचिए 250 मार्क्स में आपके 3 से 4 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। इसमें से 3-4 सब्जेक्ट में से आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते बैठोगे जीसी लियोंग तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को कब टाइम दोगे? तो आपको जीसी लियोंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी दैट इज बाय जीसी लियोंग ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप इसे मत पढ़िए। बस ये इतने जो मैंने कहा है 9th से लेकर 10th तक ये एनसीईआरटीज आपको थरोली कवर करना है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर। ये भी आपका जीएस 1 में कवर होता है। देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए ऐसा कोई आपको स्टैंडर्ड बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में अपना क्या कवर होता है? इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स एक्सेट्रा। इसके लिए भी आपके पास दो एनसीईआरटीज अवेलेबल है, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 की लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। दिस टू बुक्स आर मोर देन इनफ टू कवर आर्ट एंड कल्चर। एंड बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आएंगे बाद में। फिलहाल तो आप इतना याद रखिए कि क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड क्लास 12th की लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए मोर देन इनफ है। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, दिस इज GS2, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन GS2, लेट्स लुक एट दैट, ओके। नाउ GS2 में आता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सबसे ये इंपॉर्टेंट आता है, इस पे सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ओके। इस पे बहुत ज्यादा वेटेज होता है 250 मार्क्स पे से, तो हमें ये बहुत डीपली पढ़ना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेम नहीं होते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस दो अलग चीज होती है। पॉलिटी मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, हमें राइट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, हमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, उनके फंक्शंस, उनके जो कुछ भी पावर्स एंड प्रिविलेजेस है वो सब हमको पॉलिटी में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। गवर्नेंस में हमें क्या करना पड़ता है कि गवर्नमेंट का काम कैसे चल रहा है, ठीक है। गवर्नेंस में हमें ये पढ़ना पड़ता है कि गवर्नमेंट काम क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुए गए हैं, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ गया है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें। तो ये सब हमें गवर्नेंस में पढ़ना पड़ता है। तो आप सिंपली से याद रखिए कि पॉलिटी मतलब रूल्स, मतलब सिस्टम क्या है, इसका मतलब होता है पॉलिटी। एंड गवर्नेंस का मतलब है एग्जीक्यूशन की सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो उसके लिए हमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए इतने एनसीईआरटीज फॉलो करना है, दैट इज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप क्लास 6 7 8 को फॉलो करनी है, लेकिन अगर आपका बेस थोड़ा बहुत स्ट्रांग है तो आप इन तीन एनसीईआरटीज को स्किप करके डायरेक्ट क्लास 9 के एनसीईआरटी, क्लास 10 के एनसीईआरटी, 11 एंड 12 ये चारों एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं फॉर योर बेसिक नॉलेज। क्लास 6 के एनसीईआरटी का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, क्लास 8
social and political life 3, ninth, which is important, it is democratic politics 1, class 10 democratic politics 2, class 11 Indian constitution and at work, and class 12 politics in India since independence. अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको पूरी एनसीईआरटीज पढ़नी है, लेकिन अगर आपकी बेस क्लियर है तो 9, 10, 11, 12 एज पर यू। लेकिन ये चार आप एक बार पढ़ लीजिए, इसे इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसे 1 रीडिंग और 2 रीडिंग दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको आप सब ये सारी चीजें स्किप करके सिर्फ एक ही बुक पे रिलाई कर सकते हो, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। Whether it's optional or whether or not, that doesn't matter. M. Lakshmikant is the key to cover governance and polity. Okay? M. Lakshmikant. This is the key to cover. अगर आपको ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी है तो आप मत पढ़िए। अगर आपको आपका बेस क्लियर नहीं करना है मत कीजिए, दैट्स टोटली अप टू यू, बट यू कांट स्किप एम लक्ष्मीकांत। ये दिस इज वेरी मैंडेटरी, ये सबके पास होनी ही चाहिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप प्लीज इसे जाके परचेज कर लीजिए। अगर आपको परचेज नहीं करनी है तो इसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, बट आपके पास ये होनी चाहिए। ओके, एम लक्ष्मीकांत इज रियली इम्पोर्टेंट। मेरे पास 7th एडिशन के एम लक्ष्मीकांत है, अभी शायद 8th एडिशन भी आ चुका है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट दिस इज एम लक्ष्मीकांत इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर एम लक्ष्मीकांत नहीं है तो इसे परचेज कर लो, या फिर मेरे पास भी पीडीएफ अवेलेबल है, मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक एनसीईआरटी है नहीं, बट इट कैन बी कवर्ड फ्रॉम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, एंड क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी, इससे आप सोशल जस्टिस को कवर कर सकते हो। ओके, उसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी के जो कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड एक चैप्टर है, वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये भी आपके सोशल जस्टिस का ही पार्ट है, तो आप इसे एम लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, सोशल जस्टिस को और कवर करने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी सबसे ज्यादा जो वुमेन्स पे फोकस करता है, चिल्ड्रन पे फोकस करता है, SC/ST से फोकस करता है, एल्डरली पर्सन से रिलेटेड है, डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड है, कोई रिपोर्ट अगर आ रही है सोशल इश्यूज से रिलेटेड, कोई पॉलिसीज आई है न्यू, ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ, हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया ना, लक्ष्मीकांत तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। पॉलिटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, सोशल जस्टिस भी टोटली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। ठीक है, क्या क्या सोशली करंट अफेयर्स में आता है वो आपको पता रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी आपका GS2 का पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस। इसकी भी बहुत लिमिटेड सोर्सेज है, जैसे कि क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या ही पढ़ोगे, ऐसा कुछ आपको डीप, मतलब पास्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपको बस याद रखना है, लेकिन प्रेजेंट हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस किसके साथ कैसे चल रहे हैं ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे हमारे रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे हैं, अभी ईरान न्यूज में था तो हमें ईरान के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस है तो हमारे रशिया के साथ कब से रिलेशंस है, ईरान के साथ कब से रिलेशंस है, हमने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं इस रिलेशनशिप्स में, क्या क्या प्रोग्रेसेस लाए हैं, क्या क्या न्यू पॉलिसीज लाई है। ठीक है, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चलता है उनके साथ, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है। बायलैटरल रिलेशनशिप्स, बहुत कुछ करना पड़ना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, तो ये करंट अफेयर्स से बेस्ड है। जो भी करंट अफेयर्स आते हैं दो कंट्रीज के बीच में, हमें उनके बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज जनरल स्टडीज 3। GS3 में आपको अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको ज्यादा बताने वाली हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा साइंस बहुत वीक है और मैं इसको ज्यादा वेटेज देती भी नहीं हूँ। तो अगर आपका बेस तो फिलहाल मतलब सबका ही क्लियर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो मेरा बेस भी थोड़ा बहुत कच्चा ही है, तो मैं 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करती हूँ हमेशा। लेकिन अगर आपका बेस मुझसे भी ज्यादा खराब होगा तो आप क्लास 6th से चालू कर सकते हो। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की साइंस, that is more than enough. Then the major part you have to cover is 11th physics part. हाँ, now next,
आपके लिए जो बेस है वो इतना काफी है, ठीक है, टू कवर फॉर GS3। GS3 के लिए अगर आपने बस इतना ये एनसीईआरटी पढ़ लिए तो इट इज मोर देन इनफ। बट अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आपको क्लास 11 की फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 एंड बायोलॉजी। अगर आपका फिजिक्स ऑप्शनल है तो ये पढ़िए, केमिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये पढ़िए, एंड अगर बायोलॉजी ऑप्शनल है तो ये पढ़िए। उसी के साथ साथ 12th के लिए फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 एंड बायोलॉजी, एंड सप्लीमेंट्री विद करंट अफेयर। ऐसे कोई स्टैंडर्ड बुक है नहीं इसके लिए, साइंस के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, मतलब होगी बट ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं है जो आपको यूपीएससी के लिए काम आएगी। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, क्या क्या न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को कैसे रन किया जा रहा है, सामने जाके उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, हमें उससे क्या क्या प्रोग्रेस मिलेगा, जीडीपी पे क्या उसका असर पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में हमें ये सब हमें करंट अफेयर से ही पता चलेगा। सो अगर आपको सिर्फ GS3 में स्कोर करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो आप बस इतना पढ़ लीजिए। बट आपका ऑप्शनल है, देन यू हैव टू कैरी दिस विद यू। बट अगर आपका ऑप्शनल नहीं भी होगा एंड GS3 में अगर आपको स्कोप करना है, तो करंट अफेयर्स इज फॉर एवरीवन, यू कांट डिनाई दैट करंट अफेयर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज इकोनॉमिक्स, GS3, this carry a lot of weightage in GS studies 3 out of 250 marks. So to cover आपका इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बेसिस नहीं पता कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनआई क्या है, ठीक है, देन नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, अगर आपकी ये बेसिस क्लियर नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत टफ जाएगा। तो आपके वो बेस क्लियर करने के लिए आपको क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ना है, क्लास 10th की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, एंड क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आपको डेफिनेशंस नहीं पता, आपको उनकी मीनिंग नहीं पता, तो आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है एंड इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या आ रही है, कैसे कैसे आ रही है, हमारी जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है, रियल जीडीपी क्या है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यूज, ये सब बहुत बहुत कुछ कवर करना होता है, क्योंकि मेजर पोर्शन जीएसटी में इकोनॉमिक्स से ही आता है, एंड अगर आपका इकोनॉमिक्स सही नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इकोनॉमिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स भी है दो, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड इंडियन इकोनॉमी बाय राजीव सिंह। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ जिनका ऑप्शनल है वो ही पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, इसे हमें सप्लीमेंट करना है विद करंट अफेयर्स, क्योंकि सारा पोर्शन करंट अफेयर्स से आता है। ये तो आपका बेस क्लियर करने के लिए, बट जो कुछ भी क्वेश्चन आएंगे वो तो करंट अफेयर्स से ही आएंगे। Then next we have environment and biodiversity. This is also general studies 3. एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक एनसीईआरटी नहीं है, बट आप क्लास 12 के एनसीईआरटी से जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है, जैसे कि 13, 14, 15, 16, वो पढ़ सकते हैं, एंड प्लस शंकर आईएएस एनवायरमेंट की एक बुक आती है, ठीक है, आपको वो पढ़नी है। एंड एनवायरमेंट के लिए भी सेम है, जैसे कि क्लास 7 के आप आर एनवायरमेंट के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास 12 की बायोलॉजी में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो कवर करता है चैप्टर्स 13, 14, 15, 16 प्लस शंकर आईएएस की बुक, तो ये सारा पोर्शन आपको शंकर आईएएस में मिल जाएंगे अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होगी। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़िए, 13, 14, 15, 16 एंड आर एनवायरमेंट, दैट्स इट। एंड तो फिर एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में मतलब उसमें तो करंट अफेयर्स ही आता है कि करंटली हमारा एनवायरमेंट कैसा है, करंटली बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या न्यू पॉलिसीज आई है, क्या क्या न्यू स्कीम्स आई है हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या नए प्लान्स बनाए गए, ये सब तो हमें करंट अफेयर से ही पता चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज आल्सो जीएस स्टडी 3। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऐसे कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स कवर करना है तो आप 9th की एनसीईआरटी से डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर सकते हैं। एंड बाकी तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे डिजास्टर होता है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, वहाँ की लाइफ नॉर्मल कैसे की जाए,
हमें वो सब करंट अफेयर से ही पता चलेगा कि वहाँ के लोगों को रिलीफ फंड्स कैसे कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट कि अगर डिजास्टर होता है तो उसे कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये तो आप नाउ नेक्स्ट इज एथिक्स, दैट इज जनरल स्टडीज 3, सॉरी जनरल स्टडीज 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके लिए कोई भी एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, आपको लेक्सिकॉन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी है, इसके लिए कोई एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है। या तो आप लेक्सिकॉन पढ़ सकते हैं या फिर एक और बुक है जिसे बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, अवधेश सिंह सर की। ये एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय अवधेश सिंह सर। मैं इसे फॉलो करती हूँ, मुझे इसके लैंग्वेज बहुत ईजी लगती है। एंड इसमें रियल लाइफ बेस्ड ये होते हैं क्या, हमें वो जो सॉल्व करने होते हैं केसेस, केस स्टडीज, इसमें ये बहुत इजी लैंग्वेज में एंड रियल लाइफ बेस्ड होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद यूपीएससी दिया है तो इन्हें पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे उसे टैकल करना होता है, इसलिए मैं इनकी बुक फॉलो करती हूँ। बाकी तो लेक्सिकॉन तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, मेजर लोग लेक्सिकॉन ही फॉलो करते हैं, बट मैंने लेक्सिकॉन की लैंग्वेज पढ़ी है, मुझे वो थोड़ी लैंग्वेज टफ लगी थी, इसलिए मैंने इसे रेफर ना करते हुए मैं अवधेश सिंह सर की बुक को रेफर करती हूँ। देन नेक्स्ट सीसैट, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। टॉकिंग अबाउट सीसैट, सीसैट के लिए भी कोई आपको एनसीईआरटी नहीं मिलेगी या फिर कोई कंपाइलेशन। हाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड करता है तो इट्स रियली गुड, बट इसके लिए आपको कोई अलग से एनसीईआरटी नहीं मिलेगी। आपको इसे अगर कवर करना है तो आपका बेसिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो कि जिसमें क्रिटिकल एंड लॉजिकल दोनों रीजनिंग आनी चाहिए, पर प्लस कॉम्प्रिहेंशन, बस बहुत हो गया। इससे ज्यादा तो कुछ पूछते ही नहीं है, उसमें कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें इंग्लिश का 10th से 12th तक का लेवल रहता है, मैथ्स का 10th लेवल का रहता है, एंड रीजनिंग तो कॉमन सेंस है, रीजनिंग तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपने कोई और एग्जाम दिया है, जैसे कि मैं बैंक के एग्जाम्स देती हूँ, तो मेरे लिए रीजनिंग थोड़ा इजी पोर्शन हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुकी हूँ। जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ा है उनको रीजनिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक इजी सा टॉपिक होता है, इसमें बस कॉमन सेंस लगाना होता है, आपके कॉमन सेंस से वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके लिए, इसके लिए आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही आपका जब प्रीलिम्स का सेशन आएगा, जैसे अभी प्रीलिम्स की डेट आ गई है, नेक्स्ट मंथ में प्रीलिम्स की एग्जाम है, तो अप्रैल से जब आप अप्रैल या मार्च से जब आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाते हो, तभी आप इसको 1 आवर डेली भी दे दिए, देन इट्स मोर देन इनफ। आपको अभी से सीसैट करने की जरूरत नहीं। सीसैट वैसे भी क्वालिफाइंग होता है, हमें 66 मार्क्स लेना पड़ता है 200 में से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज आप सबको देख लीजिए। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द करंट अफेयर्स। मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी बताया था कि कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए तो उसको डेली रीड कीजिए, लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा उसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स मत बनाइए, टेक, अगर आपको कोई लाइन नोट करके रखनी है या आपको लगेगा कि इसे सामने जाके यूज करना पड़ेगा, देन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, दैट इज बेस्ट। यस, तो नोट्स बना के आप अपने 3 से 4 आवर्स वेस्ट मत कीजिए, दैट्स माय सजेशन। इंस्टेड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टार्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। आप अगर करंट अफेयर्स को 3 से 4 घंटे दोगे तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, ताकि आप बाकी के स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए take a screenshot, make a PDF and start revising. That's the shortest trick for covering current affairs. And plus any institutes मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, सारे इंस्टीट्यूट अपने करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूट फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि विजन आईएएस। मैं विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो करती हूँ। इनका जो ऐप है विजन आईएएस, आप उससे जाके वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली फ्री होता है, जिसके कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते। ये फ्री होता है, आप उस मंथली करंट अफेयर्स को उठा लीजिए, उसका इंडेक्स पेज देखिए। इंडेक्स पेज में बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं करंट अफेयर्स से, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक का आपको नॉलेज नहीं है, जस्ट रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, दैट्स इट। आपको नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना नॉलेज अपने अंदर संभाल सकते हैं आप उतना संभाल लीजिए। नोट्स बनाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको बाद में आंसर राइटिंग के लिए आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। आपके नोट्स काम नहीं आएंगे, लेकिन आपका नॉलेज बहुत काम आएगा टू एक्सप्रेस योर आंसर्स, ठीक है। नोट, अगर विजन है इससे भी आपको लगता है कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आप उसका भी पीडीएफ ले सकते हैं।
विजन आए इसके मंथली पीडीएफ से, या फिर कोई भी, अगर आप वाजीराम, अगर आई हैव नो आइडिया कि अगर कि वाजीराम आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करता है नहीं, बट विजन आईएएस करता है, क्योंकि मैं इसे ही फॉलो करते आई हूँ हमेशा से। तो ये प्रोवाइड करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे उसपे से नहीं आता है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखती हूँ, एंड देन आई जस्ट कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ सो दैट आई कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। तो ऐसा मैं पूरे महीने का एक पीडीएफ बना लेती हूँ कि मुझे ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि इनका अगर आप मंथली करंट अफेयर्स का ये देखोगे पीडीएफ, तो दैट इज मोर देन 300 पेजेस। आई कांट रिवाइज 300 पेजेस, ठीक है। ये एक मंथ का है, मुझे पूरे 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। मैं 12 मंथ, मतलब आप सोचिए 3600 से ज्यादा पेजेस हो जाएंगे, अराउंड 4000 टू 5000 पेजेस। कौन पढ़ेगा इतना? मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। सो इट्स बेटर कि अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू स्टडी, एंड जो आपको चीजें नहीं आती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका पीडीएफ बनेगा एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाँ बस हो गया, दैट्स दिस इज इट। ये थी बुक लिस्ट। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये एग्जाम बुक लिस्ट मैंने बहुत पहले बनाया था, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी। अभी ये रिसेंट का नहीं है, ये पुराना वाला है, तो प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है सिविल सर्विसेज 1219। अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोस आने वाला जो भी क्वेश्चन कवर हो आप वो आराम से कवर कर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का यही तक रखते हैं। कल हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमें क्या कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं। स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैं वीडियोस कैसे कैसे अपलोड करने वाली हूँ। सो दिस इट्स फॉर टुडे। कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।